हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं, अति तनाव यानी हाइपरटेंशन। तो ये नाम आपने सुना होगा, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या अति तनाव या हाइपरटेंशन। जिसको एक नाम और दिया गया है वो है धमनी उच्च रक्तचाप, क्योंकि ये जो रक्त का जो दाब लगता है वो धमनियों में लगता है। धमनियाँ वो नलिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाती है, इसलिए ये दाब धमनियों में महसूस किया जाता है, इसलिए धमनी उच्च रक्तचाप भी इसको कहा जाता है। नॉर्मली पहले हम बात करें रक्तचाप की। रक्तचाप क्या है यानी आपका बीपी ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारा हृदय है और हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और हृदय से जो रक्त को अंगों की ओर लेके जा रही है वो कौन है, हमारी धमनी है। वापस लेके आ रही है ब्लड को हृदय में अंगों से, वो कौन होती है, शिरा। तो जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती है तो यहाँ से ब्लड पंप किया जाता है, कहाँ, धमनी में। तो जब इन नलिकाओं में, इन धमनियों में जब ब्लड बहता है तो वो इनकी दीवार पर यहाँ क्या डालता है, दाब डालता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ इसके संकुचन से, इसके पंप करने से यहाँ धमनियों की दीवारों में रक्त द्वारा एक दाब लगाया जाता है या महसूस किया जाता है इसकी भित्ति द्वारा। उसको क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये रक्तचाप लो हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, या ये ज़्यादा हो सकता है, या तो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या हो सकता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर यानी इसकी बात करने जा रहे हैं। इसकी हम कोई अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो हो गया रक्तचाप। दूसरी बात आती है रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं रक्तचाप मापी। तो मापने वाले उपकरण को रक्तचाप मापी कहते हैं या स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो इसको रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को कहते हैं। सर्वप्रथम जो रक्तचाप है वो 1733 में मापा गया था। किसमें, घोड़े में। और घोड़े में मापने वाला जो वैज्ञानिक था वो स्टीफन हेल्स था। तो स्टीफन हेल्स द्वारा 1733 में सर्वप्रथम रक्तचाप घोड़े में मापा गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुआ कापलन। और कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया और वो किया 1983 में। तो 1983 में कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया और स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में 1733 में सर्वप्रथम रक्तचाप को मापा। और रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये इसी का नाम है। और ये दो प्रकार का हो सकता है रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। तो हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, अति तनाव की बात कर रहे हैं। और रक्तचाप आपके समझ में आ गया होगा कि जब ब्लड इन धमनियों में बहता है तो वो धमनियों की दीवारों पर क्या करता है, एक दाब डालता है, जिसको ये क्या कहते हैं, रक्त दाब या रक्तचाप कहते हैं। चाप या दाब कहते हैं। अब बात करेंगे रक्तचाप को पारे के जो मिलीमीटर है उसके आधार पर मापा जाता है। तो सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड जो प्रेशर होता है, सामान्य जो रक्तचाप होता है वो होता है 120 ओब्लिक आपका 80 mmHg। तो पारे के के साथ इसको मापा जाता है।
और सामान्य व्यक्ति का जो कितना होता है 120/80 होता है, या ये लगभग 130 भी हो सकता है, 130/80 mmHg मिलीमीटर पारा। Hg आपने मरकरी पारा, ये इसको कहते हैं ऊपरी संख्या, ऊपरी संख्या, और इसको कहते हैं निम्न संख्या, निचली संख्या। अब ये क्या है कि हम जो रक्तचाप है उसके दो आंकड़े हमको मिलेंगे, एक तो मिलेगा 120 जिसको कहते हैं सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक, और जो ये वाला होता है निचली संख्या उसको कहते हैं डायास्टोलिक दाब, सिस्टोलिक और डायास्टोलिक दाब। ये सिस्टोलिक क्या है, ये है आपका संकुंचन और ये है शिथिलन। अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो हमारा क्या है, हृदय है, और यहाँ से ब्लड को लेकर जाने वाली कौन है, धमनी। कहाँ ले जा रही है, अंग की ओर ले जा रही है, वापस ब्लड कौन लेके आ रही है, सीरा। तो हृदय ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, कहाँ, धमनी के अंदर। तो हृदय की जो मांसपेशियां वो संकुचित होती है, सिकुड़ती है, जिसको कहते हैं सिस्टोलिक, संकुंचन। और क्योंकि हृदय को पूरे अंगों तक, हर भाग तक, हर कोशिका तक ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए तेजी से ब्लड को उच्च दाब के साथ पंप करता है, कहाँ, धमनियों के अंदर। तो जब इसकी मांसपेशी संकुचित होती है तो ब्लड है वो तेजी से धमनियों के अंदर आता है और धमनियों की दीवारों पर क्या करता है, दाब डालता है। और अगर ये दाब बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्या कह देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। और उसको हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हृदय की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, जिससे हृदय फेल होने का खतरा भी रहता है। तो उस दौरान ये जो यहाँ जो दाब डाला गया उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टोलिक, जो सामान्यतः कितना होता है 120 या 130 के आसपास होता है। और फिर दो धड़कनों के बीच जो आपका हृदय वो रिलैक्स होता है, आराम करता है, यानी शिथिल होता है वो, जिसको क्या बोलते हैं, डायास्टोलिक। यानी पहले वो मांसपेशियां ऐसे संकुचित हुई ऐसे, और वो ब्लड पर दाब पड़ा और ब्लड आगे चला गया, तो वो तो हो गया सिस्टोलिक। और फिर वह वापस क्या होगा, रिलैक्स होगा, शिथिल होगा, मांसपेशियां रिलैक्स होगी, आराम करेगी, तो ये जो ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 या 60, 70 या 80 के आसपास हो सकता है सामान्यतः। तो उसको बोल देंगे हम शिथिलन या डायस्टोलिक दाब। तो ये तो संकुचन के दौरान है और ये शिथिलन के दौरान है, जो सामान्य एक व्यक्ति में ऐसा होता है। अगर ये आंकड़ा बढ़ जाए, कितना, 140/90 mmHg हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। कि ये 120 से बढ़कर कितना हो गया, 180, ये बढ़कर कितना हो गया, 90। ऐसी स्थिति को बोलते हैं। ये जब लगातार लंबे समय तक ऐसा बना रहता है तब हम उसको अति तनाव या हाइपरटेंशन की संज्ञा देते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा चला जाए, 180 से 120 चला जाए, 180 से 120 mmHg चला जाए, तो वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। उसमें आपका हार्ट फेल हो सकता है, धमनियाँ फट सकती है, ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है, अंदर स्ट्रोक हो सकता है। तो ये बहुत ही घातक होता है 180 से लेकर 120 तक। और 140 से 90 तक है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाता है, लेकिन वो घातक नहीं है। और सामान्यतः 120 या 130 से लेकर 80 तक होता है। तो ये होता है इसके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब बात करें कारण क्या है, क्यों हो जाता है। वैसे तो इसके कोई कारण पर प्रॉपरली ज्ञात नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है या हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। वो क्या है, अति धूम्रपान, अति धूम्रपान, अति धूम्रपान। अगर व्यक्ति को अति धूम्रपान कर रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या हो सकती है। दूसरा, अति शराब का सेवन, कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है। तीसरा क्या कारण हो सकता है, तनाव, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, तनाव है,
या आपको क्या आ गया है, क्रोध आ गया है, या आपको किसी से क्या हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, या आप क्या हो, चिंता में हो, या आपको क्या हो गया, कोई भ्रम हो गया है। तो भ्रम, कोई इल्यूजन हो गया है, आपको कोई सांप का, कोई भूत का, या आपको कोई चिंता सता रही है, या आप कोई किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, या आपको क्रोध आ गया है, या आप तनाव में हो, तो आपको क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। वो अगर कभी कभी हो रहा है तो वो नॉर्मली सामान्य हो जाता है, लेकिन अगर आप लगातार इन चीज़ों से गुजर रहे हो तो वो पर प्रॉब्लम स्थायी हो सकती है। तो इसमें आपको बार बार अपने डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, नेक्स्ट कारण हो सकता है मोटापा। मोटापा क्या होता है, मोटापा होने से क्या है, चर्बी बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, जो हमारी जो धमनियाँ होती है जिसमें ब्लड बहता है, उसके चारों ओर जो चर्बी है वो जम जाने से इन पे दाब पड़ता है और ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, इससे इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो मोटापा। और क्या कारण हो सकता है, ये कुछ हद तक आनुवांशिक भी हो सकता है। अगर किसी के माता पिता में या उनके रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम है तो उनकी संतति में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी इसका कारण हो सकता है। ज़्यादा नमक का सेवन, ज़्यादा नमक का सेवन, नमक यानी सोडियम क्लोराइड, तो अति सोडियम, ये जो सोडियम है ना, इससे प्रॉब्लम है। तो अगर आप ज़्यादा नमक का सेवन कर रहे हो यानी सोडियम ज़्यादा मात्रा में शरीर में ले रहे हो तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा मात्रा में घी लेना, तेल लेना, संतृप्त वसा लेना। संतृप्त वसा जैसे मांस खा रहे हो ज़्यादा, या वनस्पति घी खा रहे हो ज़्यादा मात्रा में, या आप ट्रांस फैट खा रहे हो, या ज़्यादा फैट वाले डेयरी उत्पाद खा रहे हो जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, या आप ज़्यादा मात्रा में क्या खा रहे हो, अचार खा रहे हो, या आप मैदे से बनी हुई सामग्री खा रहे हो, मैदे से बनी सामग्री ज़्यादा मात्रा में, मैदे से बनी हुई सामग्री ज़्यादा खा रहे हो, या ज़्यादा आप क्या खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, मिठाइयाँ, या आप ज़्यादा क्या खा रहे हो, चीनी, या आप ज़्यादा क्या पी रहे हो, चाय या कॉफ़ी से भी प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, कैफीन होता है। तो कैफीन आधारित जो उत्पाद है उससे भी हाई ब्लड प्रेशर होने की जो है प्रॉब्लम होती है। तो मिठाइयाँ, चीनी, मैदे से बनी सामग्री, या ट्रांस फैट, संतृप्त वसा या सैचुरेट फैट, ज़्यादा मांस, वनस्पति घी, सामान्य घी, तेल और डिब्बाबंद सामग्री खा रहे हो, डिब्बे में जो बंद जो सामग्रियाँ आती है वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जा रही है, या आपका जो जीवन है वो अनियमित है यानी स्थिर जीवन यापन जी रहे हो आप, स्थिर यानी कोई योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, पैदल चलने वाली जो क्रिया, पैदल वगैरह नहीं चल रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योग नहीं कर रहे हो, स्थिर जीवन यापन जी रहे हो, अनएक्टिव हो एकदम, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हरी सब्जियां कम खा रहे हो, हरी सब्जियां कम खा रहे हो, कम पानी पी रहे हो, या फाइबर युक्त आहार कम ले रहे हो, साबुत अनाज कम खा रहे हो, या पानी भी कम पी रहे हो, तो इन सब कारणों से क्या है कि इसके होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और उम्र भी देखो 65 साल के बाद में ये समस्या आम हो जाती है, और इसे कम उम्र के जो व्यक्ति है तो उनमें, पुरुषों में ये ज़्यादा देखा गया है और महिलाओं में ये कम होता है। लेकिन 65 साल की उम्र होने के बाद ये सामान्य महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है और हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन हो जाता है, ये होता है। लेकिन कम उम्र के व्यक्तियों में होने के पीछे कारण यही है कि वो आपकी मसालेदार, आपकी जो कृत्रिम भोजन, सैचुरेट फैट, घी, तेल, वनस्पति घी, ज़्यादा मांस, मैदे से बनी सामग्री, चीनी, डिब्बाबंद सामग्री, या ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल, या मोटापा, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भ्रम, ज़्यादा शराब, धूम्रपान, ज़्यादा नमक का सेवन, या स्थिर जीवन यापन जी रहे हैं, या फाइबर्स कम ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, ओट्स कम खा रहे हैं, आपके साबुत अनाज कम खा रहे हैं, तो इन कारणों से, या जो आपकी जीवन शैली है वो थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, तो इन कारणों से कम उम्र के व्यक्ति भी इससे क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं क्या, बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित है। तो इन सब कारणों
से इसकी संभावना या इसका खतरा है वो बढ़ जाता है। इन सब कारणों से इसके होने के खतरे वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब करें क्या? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के क्या उपाय हैं, या हम क्या सावधानी कर सकते हैं, बचाव के क्या उपाय हैं, बचाव के उपाय, या इसको कैसे कम किया जाए, इसको मेंटेन किया जाए। तो वो क्या करोगे आप? तो आपको क्या करनी है, हरी सब्जियां खानी है। हरी सब्जियां अपने भोजन में बहुत ज़्यादा आपको शामिल करनी है। उसमें आप क्या ले सकते हो, जैसे आपका करेला, तुरई, लौकी, परवल, आलू, पुदीना, ये शामिल कर सकते हो। इसके अलावा अदरक, लहसुन, अजवाइन और मेथी, ये सभी भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। तो अदरक, लहसुन, अजवाइन, मेथी, इनको अपने आहार में शामिल करें, जिससे क्या होगा, आपको इससे निजात मिलेगी या इसका खतरा कम हो जाएगा। तो आप इसे कम करना चाहते हो, इसे मुक्ति पाना चाहते हो, तो हरी सब्जियां भोजन में शामिल करें, स्वस्थ आहार लें, और उसमें करेला, तुरई, लौकी, परवल, आलू, गोभी, जो भी हरी सब्जियां हैं, पालक, वो शामिल करें। और अदरक, लहसुन, अजवाइन, मेथी इसमें अच्छी मानी जाती है। उसका कैसे कैसे आप इस्तेमाल करें, चाहे इसका पानी पिएं या इसको भिगोकर खाएं, या आप इसको कैसे ही पाउडर बनाकर खाएं, इसको खा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन छोड़ देना चाहिए, बचना है इसे। तो शराब का सेवन इसमें नहीं करना है आपको, अन्यथा प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। कैफीन युक्त जो उत्पाद आप ले रहे हो उनको कम करें, वरना समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। इसके अलावा क्या करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, और रोज़ लगभग 30 मिनट पैदल चलें। रेगुलर 30 मिनट पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम माना जाता है। तो ऐसे करने से हाई ब्लड प्रेशर की होने की संभावना नहीं रहती है। तो रोज़ लगभग 30 मिनट आपको पैदल चलना चाहिए, तो आपको इस समस्या से निजात मिल सकता है। डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। योग से ही हर चीज़ों को मतलब हटाया जा सकता है, किसी भी प्रकार के रोग को योग द्वारा हटाया जा सकता है। एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फाइबर युक्त जो भोजन है वो लेना है, और आपके भोजन में सोडियम को कम करना है, यानी नमक के मात्रा को कम करना है, और पोटेशियम को बढ़ाना है। तो पोटेशियम युक्त आहार लेना है और सोडियम युक्त आहार को कम करना है। जैसे सोडियम नमक में होता है तो उसको कम करना है, पोटेशियम युक्त आहार को बढ़ाना है। जैसे पोटेशियम में आहार युक्त में बढ़ाना है तो आपको फल खाने हैं, पालक खाना है, किशमिश खाना है, और पोटेशियम का अच्छा स्रोत आपका केला, तो रोज़ एक केला खा लेना चाहिए। तो आपको इसको कम करना है तो आप केला इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कई सारे फल जैसे अनानास है, संतरा है, आंवला है, नींबू है, आपका संतरा है, ये आगे इनका जूस वगैरह या इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी और आपको इससे निजात मिलेगी। इसी के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम, आपके भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी संतुलित करना चाहिए। अचार वगैरह, मांस वगैरह कम खाना चाहिए। चीनी से बने हुए प्रोडक्ट भी कम खाने चाहिए। डिब्बाबंद सामग्री भी कम खानी चाहिए। ज़्यादा मसाले युक्त, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए। ट्रांस जो आपके फास्ट फूड होते हैं उनको भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभार तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आप इसको कम कर सकते हो, इससे आप बच सकते हो। या हो गई है ये प्रॉब्लम तो उसमें आप सुधार कर सकते हो, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर शामिल करके। तो जिससे क्या होगा, खतरा कम हो जाएगा। इसके अलावा रोज़ लगभग 30 मिनट तक आपको पैदल भी चलना है, तो जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब इसके लक्षण क्या होंगे?
देखो नॉर्मली इसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं। ये एक तरह का साइलेंट किलर है, इसमें आदमी की मृत्यु भी हो जाती है गंभीर स्थिति में। लेकिन कुछ संकेत आपको ऐसे मिल सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि हम इसकी जकड़न में या इसकी पकड़ में आ गए। तो रेगुलर आपको चेकअप भी करा लेना चाहिए ब्लड प्रेशर का, क्योंकि इसका पता नहीं चलता। नॉर्मली हम हाई ब्लड प्रेशर में जीते रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है। तो फिर ये जब गंभीर हो जाता है तब समस्याएं होती है, तो डॉक्टर के टच में रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ लक्षण या संकेत आपको क्या मिल सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, व्यक्ति के सीने में दर्द हो सकता है, व्यक्ति को पूरी तरह से क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है, व्यक्ति को क्या बना रहती है, व्यक्ति को थकान बनी रहती है, थोड़े से काम करते थकान हो जाती है, व्यक्ति के नाक में क्या आ सकता है, खून आ सकता है, और मूत्र में भी क्या आ सकता है, खून आ सकता है। तो व्यक्ति के नाक और मुंह से खून आता है। इसमें व्यक्ति को बेहोशी हो सकती है, आदमी बेहोश हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, और जो दृष्टि है वो विकृत हो सकती है। दृष्टि धुंधली व दोहरी यानी डबल सा दिखाई देता है, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, और व्यक्ति को चक्कर आके वो गिर जाता है और बेहोश भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई है तो मूत्र में भी खून आ सकता है, नाक से भी खून आ सकता है। व्यक्ति को थकान बनी रहती है, नींद कम आती है, सीने में क्या रहता है, दर्द रहता है, और व्यक्ति को क्या होती है, घबराहट होती है, और सांस भी क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है, सांसें भी फूल जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है इसमें। और इसके अलावा व्यक्ति को जो कानों में फुसफुसाहट सुनाई देता है, कानों में एक ध्वनि यानी उसके कान गूंजते रहते हैं, कानों में फुसफुसाहट सा ऐसा महसूस उन व्यक्ति को होता है। तो ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिससे हमको पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति हाइपरटेंशन में आ गया है या आने वाला है, उसको हाइपरटेंशन हो गया या होने वाला है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हाइपरटेंशन की समस्या होने वाली है। या इसमें क्या रहता है, सिर में दर्द रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है यही है, सर दर्द, और वो भी कैसा, लगातार। ऐसा नहीं कि एक दिन रह गया 5 दिन नहीं है, इसमें व्यक्ति को लगातार सर दर्द रहता है। मोस्टली सुबह मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा सर दर्द रहता है, और वो भी गर्दन की ओर पीछे की साइड में, यहाँ मॉर्निंग टाइम में लगातार रोज़ सर दर्द रहता है। तो ये संकेत किसके हो सकते हैं या सिम्टम्स किसके हो सकते हैं, आपके इसके हो सकते हैं हाइपर टेंशन के। तो इसके आधार पर आप इसको पहचान सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो कि मैं इसके जकड़न में आ गया हूँ या नहीं आया हूँ। अब देखो हम कह रहे हैं कि कम घी खाना चाहिए, कम मिठाइयाँ खानी चाहिए, कम चीनी उत्पाद खाने चाहिए, ट्रांस फैट कम खाने चाहिए, मांस कम खाना चाहिए, अचार वगैरह कम खाना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो वसा से बनता है, हमारी फैट वगैरह खाने से बनता है, और ये हमारा लीवर बनाता है। एक तरह का एक लुब्रिकेंट, एक ग्रीस टाइप संरचना है जो हमारे शरीर में जरूरी भी होता है। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है धूम्रपान करने से, शराब का सेवन करने से, आपके चीनी युक्त उत्पाद पीने से, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें मतलब उस कैलोरीज ज़्यादा होती है, और वो पूरी तरह से प्रॉपर्ली शरीर में काम नहीं आती है। या आप ज़्यादा मीट खा रहे हो, या ज़्यादा तेल खा रहे हो, घी खा रहे हो, आपकी सेचुरेट फैट खा रहे हो, ट्रांस फैट खा रहे हो, वसा खा रहे हो, चिकना युक्त ज़्यादा सामग्री आप खा रहे हो, तली भुनी सामग्री ज़्यादा खा रहे हो, डिब्बाबंद सामग्री ज़्यादा खा रहे हो, जिससे क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। ये ब्लड में होता है चिपचिपा पदार्थ, तो वो बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, जो हमारी जो धमनियाँ होती है, जो शिराएँ होती है, उनकी दीवार नॉर्मली एकदम चिकनी होती है और एकदम ओपन होती है, तो ब्लड एकदम आराम से इसमें फ्लो हो जाता है। लेकिन जब आप ज़्यादा वसा युक्त सामग्री खाते हो या आप में मोटापा वगैरह आ गए, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल, जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है, फैट होती है, वो यहाँ अंदर जम जाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ अंदर जम जाता है तो इसकी जो आंतरिक जो भित्ति होती है वो उतनी चिकनी नहीं रह पाती है, और इसका जो क्षेत्रफल है या इसका जो आकार है वो घट जाता है।
अब एक पूर्ण बड़ा प्रॉपरली आकार था तो ब्लड आराम से फ्लो हो रहा था, और वो जब आकार छोटा हो गया, संकीर्ण हो गया, उसको रास्ता मुश्किल से मिल रहा है, तो आकार कम होने से ब्लड का फ्लो उसमें तेज हो जाएगा और ब्लड इस पर दाब डालेगा इसकी दीवारों पर, और उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये अंदर जमकर इनको क्या कर देता है, कड़ा कर देता है, इसके संकुचनशीलता को कम कर देता है और उसके आकार को संकीर्ण कर देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है उसके बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक बात आती है कि ये ब्लड प्रेशर के प्रकार कितने हैं। अब इसमें क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं खाना चाहिए, वो मैंने बताया आपको कि कौन कौन से आपको भोजन में शामिल करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे सोडियम युक्त उत्पाद नहीं खाना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी अपने भोजन में नियमित करना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन का भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फैट युक्त आहार नहीं लेना चाहिए, और फल वगैरह सब्जियां वगैरह आप ज़्यादा खाना है, पानी पीना है, फाइबर युक्त भोजन लेना है, ओट्स खाना है, आपके अंकुरित अनाज खाने, तो ऐसे कर सकते हो। अब इसके प्रकार आता है, एक तो आता है प्राथमिक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और एक आता है आपका सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। देखो प्राथमिक जो हाई ब्लड प्रेशर होता है या प्राथमिक हाइपरटेंशन होता है, इसके 90 से 95% इसी के मामले मिलते हैं और इसका कोई विशेष कारण है नहीं, कारणों की हमने जो कुछ बात की उनके कारण ये हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी जो हाइपर ब्लड जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, इसके कारण होते हैं कुछ रोग या हमारे शरीर के कुछ विकृतियाँ, जैसे गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है, आपके किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या किडनी की ओर रक्त ले जाने वाली जो धमनियाँ है उनका क्या होना, संकीर्ण होना, या कुछ हार्मोनल कारण, या कुछ हार्मोनल कारण है, या आपको कोई डिजीज है, या आपकी धमनियाँ जो गुर्दे की ओर ब्लड ले जा रही है वो संकीर्ण हो गई है, या गुर्दा की कोई प्रॉब्लम है, या दर्द निवारक कोई गोलियां आप लगातार ले रहे हो, या गर्भ निरोधक गोलियां का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, या मनोरंजन के लिए कुछ लोग नशा करते हैं आपका कोकीन वगैरह का, तो वो अगर ज़्यादा ले रहे हैं, कोकीन ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियां, दर्द निवारक गोलियां, धमनियाँ संकीर्ण होना, हार्मोनल कारण, गुर्दे की प्रॉब्लम, जिससे ये सेकेंडरी हाइपर ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और इसके मामले आपके 5 से 10% ही मिलते हैं। और ज़्यादातर कौन सा मिलता है, प्राथमिक हाई ब्लड प्रेशर के मामले ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कोई विशेष कारण नहीं है, विशेष कोई लक्षण नहीं है, इन कुछ संकेतों से और कुछ लक्षणों के आधार पर या हम इसको पहचान सकते हैं। एक तरह का ये क्या है, साइलेंट किलर है। इसके अलावा अपने भोजन में आप काली मिर्च, प्याज का रस, तरबूज, उनके बीज भी शामिल कर सकते हो, और जो है इसके खतरे को आप कम कर सकते हो। तो इस प्रकार इस पर काबू पाया जा सकता है या इसको थोड़ा सा नियमित किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को नारियल पानी भी खूब सारा इसमें पीना चाहिए ताकि इसकी समस्या न हो। और इसके अलावा व्यक्ति को क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, अति तनाव जो आपका है, कोई चिंता, क्रोध, ईर्ष्या से बचना चाहिए, तो ये समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।